हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, आज हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 जिसमें हम लोग तुम्हारा जीएस का और इसके बाद प्लस साइंस का सेट पेपर देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 25, ठीक है ना। इसमें टोटल क्वेश्चन है 25, जिसमें से आपके जीएस के भी हैं और साइंस के भी हैं। इस पे हम लोग देखेंगे आरपीएफ के लिए। आरपीएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप अगर एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एलपी के लिए देख सकते हैं। आप अगर एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एनटीपीसी के देख सकते हैं। और इसके बाद आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी के लिए भी आपके लिए सेट पेपर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप इन एग्जामों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मतलब कुल मिला के ये एक सेट पेपर तुम्हारा रेलवे एग्जाम के लिए है, क्योंकि इसमें रेलवे के जितने भी PYQ क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को टारगेट किया जाएगा। 25-25 क्वेश्चन करके हम डेली आपको लाएंगे। कम से कम आपकी इससे तैयारी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। डेली आपको इस तरह से क्वेश्चन करने को मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। मतलब आपको सबसे कम भू क्षेत्र वाला बताना है। तो देखो, आपको बता दें, सबसे जो बड़ा महाद्वीप है, वो सबसे जो बड़ा महाद्वीप है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई? एशिया है। एशिया की अगर बात करते हैं, एशिया की बात करते हैं तो एशिया के बाद कौन सा आता है भाई? एशिया के बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद क्या है? उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका के बाद बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका है। कौन सा है भाई? दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें तो तुम्हारा हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका के बाद क्या होता है भाई? यूरोप आ जाता है। यूरोप के बाद आता है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या लिखा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? आपको बताते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद तुम्हारा 32 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसकी अगर बात करें तो ये कौन सा है भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है तुम्हारा 25 से 28 तक। हाँ, 25 से 28 तक तुम्हारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसके बाद लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो यही स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, अनुच्छेद 19 में इसमें क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार DPSP जो तुम्हारे मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक हैं, और ये तुम्हारा अनुच्छेद 19 में होगा। आगे देखो, समानता का अधिकार लिखा है। तो समानता का अधिकार कब से है भाई? 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें आपको 14 में विधि के समान समानता, इसी तरह से सारे अधिकार हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक एक क्वेश्चन बहुत ही कायदे से आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? कामुक रचनाओं के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? खजुराहो का मंदिर। अब देखो, खजुराहो के मंदिर के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। ये देखो, ये जो मंदिर है नागर शैली का मंदिर है। किस शैली का मंदिर है भाई? नागर शैली का ये मंदिर बना हुआ है। और इसके बाद बात करते हैं, नागर शैली का मंदिर है। और इसके बाद बात करते हैं तुम्हारे, देखो आप अगर मंदिर गए हो तो ये यहाँ पर ये तुम्हारा पड़ता है मध्य प्रदेश, MP में पड़ता है। मध्य प्रदेश के MP के कौन से जिले में पड़ता है? छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में यहाँ पर बागेश्वर धाम वाले पड़ते हैं, उसी प्रकार वहां पर ये मंदिर पड़ता है। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था सबसे ज्यादा? तो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। चंदेल वंश के शासकों ने कितने साल तक राज किया था? 950 से लेकर 1050 तक। 950 से लेकर 1050 तक, 100 सालों तक इन्होंने राज किया था, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण कहा जाएगा। देखो, मिश्रण की अगर बात करते हैं तो मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के। अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण। एक कौन सा होता है? समांगी मिश्रण होता है। एक होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो आप कमेंट के बता सकते हो। एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये जो
केवल जल है। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? वह मिश्रण जिसपे आप कुछ भी मिला लो तो समझ में ही नहीं आए। मतलब जैसे कि समांगी मिश्रण के उदाहरण मान लो, जैसे कि जल और नमक। हाँ, जल और नमक, जल और नमक में मिला लोगे तो भाई क्या समझ में आ जाएगा? जल में नमक मोड़ दो, जल में चीनी घोल दो तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर विषमांगी मिश्रण की बात करें तो जल और बालू, जल और बालू, जल में आप तेल मिला दो तो क्या हो जाएगा? ये विषमांगी मिश्रण है। अब बताओ, जो केवल जो जल है, केवल पानी है, कैसा मिश्रण होगा? समांगी। अब समांगी मिश्रण का एक होता है समपार्श्विक मिश्रण। समपार्श्विक मिश्रण इसी समांगी मिश्रण का ही नाम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? देखो, भारत में अगर अधिकांश भाग की अगर बात करते हैं तो किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो भारत का जो अधिकांश भाग है लगभग तुम्हारा 43%, हाँ लगभग आपका 43% भाग तुम्हारा जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी के एक और नाम आता है कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी हम लोग कहते हैं। ठीक है भाई। अब बात करते हैं यह मिट्टी किन किन नदियों से आती है। तो आपको बता दें, सतलज, सतलज नदी है, सतलज नदी से तुम्हारी सतलुज नदी है, इससे क्या आती है? जलोढ़ मिट्टी आती है, भारत में आती है। गंगा नदी है, गंगा नदी से भारत में क्या आती है? तुम्हारी जलोढ़ मिट्टी आती है। सतलज नदी के राकसताल झील से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख, उत्तर काशी जिला गोमुख उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद यमुना नदी की बात करते हैं, यमुनोत्री से होकर निकलती है। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लगभग 1300 इसकी मान लो ये तुम्हारी गंगा नदी है। गंगा नदी इस तरह से जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर यमुना नदी आती है। यमुना की सॉरी इधर से यमुना नदी आती है और प्रयागराज में आकर ये मिलती है आकर। ठीक है भाई। इसकी 4 सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये चारों सहायक नदियां कहाँ से निकलती हैं? मालवा के पठार से निकलती हैं। ठीक है भाई। तो यमुना हो गई। यमुना के बाद आपकी घाघरा नदी होगी, जिससे आपको क्या मिलती है? घाघरा। घाघरा के बाद अगर बात करते हैं हम लोग गंडक, ब्रह्मपुत्र, इन सारी नदियों पर क्या होते हैं? आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और भी नदियां हैं काफी, लेकिन जलोढ़ मिट्टी की एक खास बात ये होती है कि इसमें कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? फीफा। फीफा किससे संबंधित है भाई? फुटबॉल से संबंधित है। आपको पता ही होगा फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बीसीसीआई, बीसीसीआई देखो अभी तक बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे भाई? जय शाह थे। ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित है भाई? क्रिकेट से संबंधित है, सबको ही पता होगा क्रिकेट से संबंधित है। अगर आगे बात करते हैं, तुम्हारा लिखा है AKIF। AKIF, तो इसका देखो नाम बताएं। AKIF का क्या होता है? देखो, एमेच्योर, एमेच्योर लिख देते हैं, एमेच्योर कबड्डी। एमेच्योर फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में आता है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। इस टाइप की कोई संस्था होती नहीं है। आगे हम बात करते हैं कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है। अगर बात करते हैं तुम्हारे इसके जो स्थापना के समय इसके सदस्य कौन थे, तो ह्यूम थे। दादा भाई नौरोजी भी उसी टाइम शामिल थे। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 सितंबर, 28 सितंबर और 1885 में। 28 सितंबर 1885 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1885। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक अखंड है? देखो, अखंड आणविक खंड की बात करते हैं, जो अक्रिय गैसें होती है वो होती है आणविक अखंड। ये देखो कोई मतलब एक तरह से अक्रिय गैस में नहीं होता है। आर्गन, आर्गन क्या है? इसका जो प्रतीक होता है ये है तुम्हारा आणविक अखंड, यानी कि इसका प्रतीक क्या होता है? AR होता है। परमाणु संख्या की बात करें तो क्या होता है? 18 होता है। अगर बात करते हैं ये तीसरा, जो मतलब एक तरह से दुनिया में जो अधिक मात्रा में गैसें पाई जाती है, वो तीसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है। जो इसका प्रतिशत होता है 0.93% होता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे पहले कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है ना। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने के लिए देखो आपको इसके लिए चीजें बढ़िया से अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। इस पे देखो क्या होता है, पहले हम आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी।
देखो आपको एक बात बता दें, और चीजें अगर बढ़िया अच्छे से समझ में आ रही हो तो आपको क्या करना है भाई, चैनल को थोड़ा सा आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है भाई, चैनल क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। तो सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है, मतलब हमारा तो फायदा है ही यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है ना, लेकिन आपका भी इससे फायदा है भाई। आपका हमारा क्या फायदा है आप सोचोगे, तो भाई देखो आपको चीजें बिल्कुल कायदे से मिलती रहेंगी। देखो अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो ये देखो अपना मान लो जैसे कि ये वाला इंडिया है अपना, अंडमान निकोबार इस जगह से पड़ता है, इधर पे पड़ता है। इधर पे देखो क्या है, म्यांमार पड़ता है। तो देखो म्यांमार में क्या है, यहाँ पर है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है भाई, कोको द्वीप है। ठीक है ना, यहाँ पर एक कोको द्वीप, कोको द्वीप ये पड़ता है तुम्हारा म्यांमार में पड़ता है। यहाँ पर एक तरह से कोको द्वीप के साथ कोको चैनल भी है, तो ये आता है एग्जाम में। अब देखो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो अंडमान पड़ता है, उत्तरी अंडमान पड़ता है। कौन सा अंडमान पड़ता है, उत्तरी अंडमान पड़ता है। ठीक है भाई, सबसे पहले जो अंडमान पड़ता है उत्तरी अंडमान पड़ता है। इसके बाद कौन सा अंडमान पड़ता है भाई, मध्य अंडमान पड़ता है। कौन सा अंडमान पड़ता है, मध्य अंडमान पड़ता है। फिर इसके बाद क्या पड़ता है, दक्षिणी अंडमान पड़ता है। ठीक है भाई, इसके बाद क्या पड़ता है, दक्षिणी अंडमान पड़ता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा पड़ता है लघु अंडमान पड़ता है, लघु अंडमान पड़ता है। फिर इसके बाद कौन सा पड़ता है, कार निकोबार, कार निकोबार। देखो यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया क्या कहते हैं, निकोबार। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो चैनल पड़ता है वो, इसको चैनल को बोलते हैं हम लोग 10 डिग्री चैनल। कितना चैनल बोलते हैं इसको हम लोग, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। ठीक है भाई, सब्सक्राइब वाला हटा देते हैं क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है 10 डिग्री चैनल। अब बात करते हैं मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप जो होता है तुम्हारा मध्य और दक्षिणी अंडमान के बीच में पड़ता है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी भाई, सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं दक्षिणी, तुम्हारा यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कोई नहीं पड़ता है, तुम्हारा यहाँ पर बैरन द्वीप मध्य और दक्षिण के बीच होता है, दक्षिण और लघु के बीच, दक्षिण और लघु के बीच पड़ता है तुम्हारा वो नारकोंडम द्वीप। हाँ, नारकोंडम द्वीप पड़ता है दक्षिणी और मध्य के बीच। ये भारत का मतलब एक तरह से है ज्वालामुखी यहाँ पर भी, लेकिन सक्रिय नहीं, मृत ज्वालामुखी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको अंडमान के बता दिया। तो इस पे क्या होगा भाई, 10 डिग्री चैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो चीजें बहुत ही अच्छे से और कायदे से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा मरवा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं। बहुत ही कायदे से आपको डीपली चीजें ले चल रहे हैं बढ़िया से, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आपके एग्जाम में आएंगे पता नहीं, नहीं आएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन हम आपको जो पढ़ाते चल रहे हैं सारा पढ़ोगे तो चीजें बिल्कुल अच्छे से होंगी। लिखा है 6 रोग या टीबी के कारण होता है। देखो 6 रोग जो होता है, टीबी दिवस, 6 रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को 6 रोग दिवस मनाया जाता है। अब ये किसके कारण होता है भाई, तो ये होता है तुम्हारा जाकर बैक्टीरियल के कारण होता है, बैक्टीरियल के कारण तुम्हारा होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, लिखा है घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की आपेक्षिक गति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संघर्ष, संघर्ष इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं घर्षण की, तो घर्षण देखो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, स्थैतिक घर्षण। कौन से होते हैं भाई, स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण होता है, और एक घर्षण होता है गतिज घर्षण। ठीक है भाई, घर्षण 2 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक और गतिज। आगे लिखा है कोलोर झील के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलोर झील कहाँ पर त्रिकोण में पाई जाती है, देखो पहली बात तो कोलोर झील की बात करते हैं, ये कैसी झील है। ये देखो झील पड़ती है आंध्र प्रदेश में पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश ना समझना, ये लिखा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और ये बात करते हैं किस नदी पर पाई जाती है, तो भाई कृष्णा नदी पर पाई जाती है, कृष्णा नदी पर पाई जाती है। कृष्णा और तुम्हारा कृष्णा नदी पर, कृष्णा और नदी पर पाई जाती है। कृष्णा नदी इसमें 2 में ऑप्शन में दिया है, यानी कृष्णा और गोदावरी नदी इसका राइट आंसर होगा। क्या ना होगा, कृष्णा और गोदावरी नदी इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है, कोलूरू झील कैसी है, मीठे पानी की झील है। कैसा है, मीठे पानी की झील है। ठीक है भाई, मीठे पानी की झील है। और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है अगला, लिखा है लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो एंग्लो इंडियन भाई पहले जो किए जाते थे 2 मनोनीत किए जाते थे, अभी नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं आपको भी बताते हैं। पहले देखो अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति तुम्हारा 2 सदस्यों को मनोनीत करता था। अब प्रेजेंट की बात करते हैं तो मोदी जी ने क्या किया,
104वां संविधान संशोधन किया और सबको हटा दिया है। भैया ये कब किया गया था? ये किया गया था 2019 में। और 2019 में एससी और एसटी और एससी एसटी जो सीटें जो लोग हैं उनके लिए 10 साल का आरक्षण और बढ़ा दिया गया था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हम दोनों सदन संसद भवन के लिए चुना गया है तो उस व्यक्ति को घर में वांछित हाल के भीतर काम करने के लिए सूचित किया जाएगा। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सूचित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 10 दिन के तहत सूचित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कोशिका नाभिक का आविष्कार किसने किया था? देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन लिखा है, कोशिका नाभिक का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो ध्यान से देखते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था? कोशिका का मतलब एक तरह से आविष्कार किया था। कोशिका नाभिक का तो नहीं किया था, कोशिका का आविष्कार किया था। आपसे पूछे कब किया था? तो 1665 में इन्होंने कोशिका का आविष्कार किया था। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने तुम्हारा किसका आविष्कार किया था भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था। ठीक है भाई, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब बात करते हैं तुम्हारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था भाई? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। किसका किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ठीक है भाई, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये तो एंथोनी वान लिगेनोक की अगर बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। इन्होंने क्या कि बैक्टीरिया का आविष्कार बोल लो या खोज मान लो, इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया की खोज की थी। और भी इन्होंने की थी प्रोस्टिस्ट की खोज की थी, प्रोस्टिस्ट की इन्होंने खोज की थी, इन्होंने खोज की थी। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? तो अशोक स्तंभ सिंह की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो भाई देखो अशोक स्तंभ सिंह सबको पता है, बिल्कुल सरल का क्वेश्चन है, बनारस सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ पड़ता है भाई? बनारस में पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता कहाँ पर है? बनारस सारनाथ में। इसका जो निर्माण हुआ था 250 ईसा पूर्व हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था भाई? 250 ईसा पूर्व हुआ था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लकड़ी की गुदगी पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? देखो एक बात बताएं, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो बनाया जाता है वो होता है रेयान। रेयान क्या होता है? देखो ये कपड़ों में एक तरह से इसमें कपड़ा और रेयान को मिलाकर आप एक तरह से कपड़ा भी, इससे मिश्रित कपड़े भी तैयार किए जाते हैं। इसको हम लोग कृत्रिम तंतु भी बोलते हैं, ठीक है ना, कृत्रिम रेशम भी बोलते हैं, इसके कई नाम होते हैं। लिखा है रियो पैरा ओलंपिक में पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक। दीपा मलिक आपको बता दे भाई, देखो ये एक तरह से विकलांग थी। ये कैसी थी भाई? ये जो तुम्हारी दिव्यांग खिलाड़ी है तुम्हारी दीपा मलिक, और ये किसमें की क्या क्या खेलती थी भाई? ये तुम्हारी तैराकी भी खेलती थी, तैराकी खेलती थी, जेवलिन थ्रो भी ये करती थी भाई। दिव्यांग थी, पैर से चल नहीं पाती थी, लेकिन ये क्या करती थी भाई? जेवलिन थ्रो करती थी और तैराकी भी करती थी। जेवलिन थ्रो था इनका। और इसके बाद ये तुम्हारा रेसलिंग, हाँ रेसलिंग करती थी, मोटर रेसलिंग करती थी। वो इनके लिए एक साइकिल होती है उस टाइप की होती है, मतलब एक तरह से उस पर आप बैठ के भी चला सकते हो। तो ये मोटर तुम्हारा था, मोटर रेसलिंग एक तरह से लेते हैं, मोटर रेसलिंग। हाँ मोटर रेसलिंग ये करती थी। तो और 2016 में इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं, लिखा है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो जो दक्षिण भारतीय मंदिर होते हैं उनके जो प्रवेश द्वार होते हैं उनको बोलते हैं गोपुरम। गोपुरम बोलते हैं। अब यहाँ पर गोपुर ऑप्शन में लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन ले, भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए की क्षमता को धक्का दिए बिना, भविष्य की जो पीढ़ियां उनको धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी को जरूरतों को पूरा करना, क्षमता विकास विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझते हैं? तो भाई इस वाक्य का क्या अर्थ है? जल्दी से बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर कुछ बहुत आप लोग कमेंट में भी तो आंसर दे सकते हो। देखो लिखा है भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना। कम विकास नहीं होगा, आर्थिक विकास या सतत विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कभी हो गया। आगे क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व की इकाई है। सापेक्ष घनत्व देखो किसकी इकाई है? देखो अगर बात करते हैं सापेक्ष घनत्व, ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर होगा। लिखा है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा बनवाया था। देखो अगर बात करते हैं तो अलाई दरवाजा की बात करते हैं तो ये तुम्हारा किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। वहां समझ में आ रहा है अलाई दरवाजा तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कब बनवाया था भाई, 1311 में बनवाया था। और बहुत बार एग्जाम में आया है अलाई दरवाजा किससे बना है, तो ये बना है लाल बलुआ पत्थर से। किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से बना, लाल बलुआ पत्थर लिख लो आप, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। अब बात करते हैं, देखो खिलजी वंश के दूसरे शासक थे कि कौन थे भाई, खिलजी वंश के ये दूसरे शासक थे। और इनका शासन काल की बात करते हैं, इनके शासन काल की नहीं, खिलजी वंश के शासन काल की बात करते हैं हम लोग, तो 1290 से लेकर 1320 तक, 1290 से तुम्हारा 1320 तक शासनकाल रहा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। देखो दुनिया का तो भी बताते हैं, लेकिन भारत का अगर सबसे बड़े झरना की बात करते हैं तो आपको भी पता होगा कुंचिकल। कुंचिकल जो झरना है भारत का सबसे बड़ा झरना है। ठीक है भाई, और ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक राज्य पे स्थित है। कर्नाटक राज्य पे यह स्थित है। ये कुंचिकल है, भारत का सबसे बड़ा झरना है और ये कर्नाटक राज्य पर स्थित है। अब बात करते हैं इसकी दुनिया के सबसे बड़े झरने की, तो एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। अब आपसे पूछ सकता है चुरुड़ू नदी पर यह स्थित है। अब चुरुड़ू नदी कहाँ पड़ती है, तो आप पूछोगे कहाँ पड़ती है भैया, कहाँ कौन से देश में पड़ती है, तो वेनेजुला में पड़ती है। अब पूछोगे वेनेजुला, वेनेजुला देश कहाँ पर पड़ता है, ये किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये बता दे भाई दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका कहाँ पड़ता है, इस दुनिया में पड़ता है। ठीक है ना भाई, तो एक एक डिटेल आपको बता दी। अब पूछोगे सर जी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो भैया ऊंचाई भी हम बता लेते हैं तुमसे, 979 मीटर तुम्हारी इसकी ऊंचाई है। गहरा कितना है भाई, गहराई, देखो झरना होता है गहरा, ये तो हो गई ऊंचाई। अभी झरना गहरा कितना है, तो गहराई की अगर बात करते हैं इसकी, तो गहराई तुम्हारी 807 मीटर के आसपास है। ठीक है भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से भाई लिया गया है, तो ये लिया गया है तुम्हारा भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। और कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है भाई, तो बस खत्म हो गए। अब देखो, अब आपको बता दे भाई इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। अब आप इसको पढ़ लिए तो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, देखो इसी के नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल दिया है। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लीजिए। आज डेट जो भी है इसी तारीख से आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ का नाम क्या होगा, रेलवे जीएस 1। ठीक है, आज ये पहला सेट पेपर है तो रेलवे जीएस 1 के नाम से पड़ी होगी। दूसरा सेट पेपर के लिए रेलवे जीएस 2, रेलवे जीएस 3। इस तरह से सारी इसके पीडीएफ तुम्हारे जितने हमने आज पढ़ाए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो चीजें आपको अच्छी लगी हो तो भाई आपको का जो भी दायित्व बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में जरूर बताना है कैसा क्या लगा। धन्यवाद दोस्तों।